हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। मैं मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एज यू नो दैट कि हमने VMware की सीरीज स्टार्ट की है ESXi 6.5 के ऊपर। तो ये अपनी तीसरी क्लास है। और अगर हम बात करें पिछली क्लास में, तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप ESXi को इंस्टॉल करेंगे, राइट। उसके पहले की बात करें, पहली क्लास की बात करें, तो उसमें हमने वर्चुअलाइजेशन की थ्योरी देखी थी। और साथ ही साथ हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन जो है अपने पास, हाइपरवाइजर टाइप 2 और टाइप 3 जो है, उनको कैसे आप मैनेज करते हो और कैसे उनके एग्जाम्पल्स को समझते हो। जैसा कि ये तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग से टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे जो एक स्टेप है हमें फॉलो करना है, वो है हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। ESXi इंस्टॉल हो गया, अब उस ESXi का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उसके ऊपर कैसे आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, ये पूरा का पूरा स्टेप हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहेगी क्लाउड से रिलेटेड, वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड। और जल्द ही हम सर्वर 2012 और 2016 पे भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल देखते हैं डायरेक्टली। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे ESXi को इंस्टॉल करते हैं। ये हमने ESXi इंस्टॉल भी किया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो। अब आप देखो यहाँ पे ये हमें एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है 192.168.0.112। DHCP IP है, क्योंकि हमने इसमें डायनेमिक कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो ये रेंडमली हमारे वाईफाई रूटर से ये डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है IP एड्रेस। कोई इशू नहीं, हम इसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि CLI से या DCUI से तो पॉसिबल है नहीं कि वर्चुअल मशीन बनाए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या और कोई ब्राउज़र जो आप इस्तेमाल करते हो, आप उसको ओपन करेंगे। और जो अपने पास ESXi की IP एड्रेस है, उस ESXi की IP एड्रेस को उस ब्राउज़र में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। और इसके थ्रू, वेब के थ्रू, हम क्या करेंगे, अपने ESXi का GUI एक्सेस करने वाले हैं। तो ये अपने पास IP एड्रेस हो गई ESXi होस्ट की, और ये डायरेक्टली वैसे यूज़र ID पासवर्ड ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है, दैट्स वाई ये डायरेक्टली आपका ओपन कर दिया। अदरवाइज आपको यूज़र ID और पासवर्ड देना पड़ता। एक बार हम फिर से देख लेते हैं दूसरे ब्राउज़र पे ओपन करके, ताकि जो चीज़ें रहें आपकी प्रॉपर तरीके से क्लियर रहें। 112, ठीक है। ये आपने IP मेंशन की। IP मेंशन करने के बाद हमें क्या करना है, यूज़र ID और पासवर्ड जो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे कॉन्फ़िगर किए थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र की बात करें तो वो रूट ही रहता है, और पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जब आप ESXi को इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने इंस्टॉल किया, एक्सेस किया अपना GUI, और हमें जो टास्क परफॉर्म करना है इस GUI पैनल पे परफॉर्म करना है। टास्क बहुत से हैं, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। जो ये GUI पैनल है, इसकी आइडेंटिटी कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें समझ में आएँ। ये फ्री ट्रायल हमने यूज़ किया है ESXi का, दैट्स वाई ये दिखा रहा है कि 60 डेज तक के लिए वैलिड है आपका लाइसेंस, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। रियल इन्वायरमेंट में के केस में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, जो ESXi इस्तेमाल करते हैं, वो क्या रहता है, लाइसेंस रहता है। तो जाहिर सी बात है उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में कोई चेंजेस नहीं है, चाहे आप वो फ्री ट्रायल पे इस्तेमाल करो या पेड पे इस्तेमाल करो, जो सर्विसेज होंगी वो प्रॉपर एक्यूरेट रहेंगी दोनों के साथ, फ्री ट्रायल पे भी और आपके पे एज यू गो पे भी, या जो आपने लाइसेंस परचेज कर रखा है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। अब आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट पैनल पे देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। होस्ट है, मैनेज है, मॉनिटर है, वर्चुअल मशीन है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, ठीक है ना। हमें इन्हीं पे टास्क परफॉर्म करना है। मीन्स ये तीसरी क्लास, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे हम स्टेप को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीज करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले होस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो होस्ट है, और आपके पास ये जो CLI है, ये आपका एक्चुअल होस्ट है। ESXi जो आपने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉलेशन के टाइम हमने एक रैम की साइज़, एक CPU का कोर, एक हार्ड डिस्क डिसाइड की थी। अब आप इसमें देखेंगे जो आपका GUI पैनल है ना, ये GUI पैनल बेसिकली आपने जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगर किया है ना, होस्ट पे क्लिक करने के बाद ये उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ GUI। यहाँ पे ऑप्शन है गेट vCenter, क्रिएट वर्चुअल मशीन, शट डाउन एंड रीबूट, रिफ्रेश और एक्शन, ठीक है। एक एक पार्ट की बात करते हैं। गेट vCenter इन द सेंस कि अगर आप इस अपने ESXi के ऊपर vCenter अप्लायंस इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम इसकी हेल्प लेंगे। इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने vCenter के ISO इमेज को माउंट करा करके इंस्टॉल कर देंगे, OA फाइल को माउंट करा के इंस्टॉल कर देंगे। अगर आपको नई वर्चुअल मशीन बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ESXi को शट डाउन करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे रीस्टार्ट, एज यू नो दैट, रिफ्रेश और एक्शन जो इसके अंदर सेटिंग्स की बात कर रहे हैं
वो हमारा एक्शन में आएगा। क्रिएट वीएम, लॉकडाउन मोड, इंटरनेट मेंटेनेंस मोड, ठीक है ना, परमिशंस, और उसके बाद जनरेट सपोर्ट बंडल एंड गेट एसएसएच फॉर क्रोम, तो सर्टिफिकेट के लिए। तो ये कुछ सेटिंग्स है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज, ये जीयूआई के फॉर्मेट में दिखा रहा है कि आपके पास जो टोटल सीपीयू है 3.6 गीगाहर्ट्ज का है, जिसमें से आपने 493 गीगाहर्ट्ज ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा है आपका ESXi। रैम आपने 4 GB की लगा रखी है, जिसमें से 1.39 गिग कंज्यूम कर रहा है ESXi। स्टोरेज टोटल कैपेसिटी 32 गिग की है, जिसमें से 5.76 गिग का इस्तेमाल कर रहा है आपका ESXi होस्ट। तो ये जीयूआई की इन्फॉर्मेशन हो गई। साथ ही साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और बढ़ी है यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में सारी डिटेल दे रहा है कि आपका VMware प्लेटफॉर्म कौन सा मॉडल है, CPU का कोड कौन सा है, रैम कितनी लगी है, आपके IP एड्रेस क्या है ESXi का, IPv4 और IPv6 दोनों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। DNS आपने कॉन्फ़िगर किया है, डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया है, स्टोरेज कितना लगा रखा है, तो ये GUI के फॉर्मेट में आपको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ESXi के हार्डवेयर को चेक करना है और आपके पास वेब क्लाइंट का एक्सेस है, GUI का एक्सेस है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके वर्चुअल ESXi होस्ट जो आपने बैकएंड में इंस्टॉल किया उसकी डिटेल बता रहा है। मोटो क्या है अपना? मोटो ये है कि हम इस ESXi की मदद से वर्चुअल मशीन को क्रिएट करें। ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या क्या स्टेप, क्या क्या ऑप्शन अपने पास मिलते हैं। तो अपने पास वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करके वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, VM वाले ऑप्शन पे जाकर के भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पाएंगे, इवन वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करके भी आप VM क्रिएट कर सकते हैं। तीनों मेथड एक हैं, कहीं से भी आप क्रिएट करिए। तो हम होस्ट से ही स्टार्ट करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सबसे पहला ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो गेट पास vCenter तो हम बाद में करेंगे, पहले ESXi को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम मूव करेंगे अपने आप को vCenter की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं create/register VM पे क्लिक करेंगे। ये आपको देखो 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। पहला है क्रिएट वर्चुअल मशीन, दूसरा है डिप्लॉय वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF एंड OVA, और तीसरा है रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन। इसको कॉन्सेप्ट समझिए कि तीनों की मीनिंग और तीनों का इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे। जब हम बात करते हैं क्रिएट अ न्यू, ठीक है ना, फ्रेश वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का मतलब है कि आपके इन्वायरमेंट में कोई भी VM नहीं है, ना आपके पास कोई OA फाइल है, ना कोई OVF फाइल है। तो आप फ्रेश मशीन जब बनाते हैं तो क्रिएट VM का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड, डिप्लॉय एंड वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF और OVA। तो OVF और OVA बेसिकली क्या है, 2 फाइल फॉर्मेट है टेम्पलेट के। अगर आपके पास कोई OVF है, OVF क्या होता है कि जैसे आपके पास फिजिकल मशीन है, आप उस फिजिकल को वर्चुअल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, VMware vCenter स्टैंड अलोन कन्वर्टर, ठीक है ना। ये आपको इजीली फ्री में मिल जाएगा। स्टैंड अलोन कन्वर्टर क्या करेगा, आप जिस भी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे उस मशीन को वर्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और जो वर्चुअल फॉर्मेट में आप सेव करेंगे उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो OVA रहेगा। मतलब OVA की हेल्प से या OVF की हेल्प से आप अपनी वर्चुअल फिजिकल मशीन को वर्चुअल में कन्वर्ट करते हैं और वर्चुअल मशीन को OVA फॉर्मेट में ला करके किसी भी ESXi पे डिप्लॉय कर देंगे। तो बेसिकली OVA एंड OVF का इस्तेमाल हम करते हैं P2V कन्वर्जन में। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे लाइव कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अलग नेक्स्ट ऑप्शन में जाए तो रजिस्टर एंड एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। यहाँ पे जो बात चल रही है रजिस्टर एंड एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन, तो अभी गाइस जैसे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे ना, और मान लीजिए आपके पास इन्वायरमेंट में 2 ESXi आपके इन्वायरमेंट में रन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास ESXi 1 है और ये ESXi 2 है, और जो दोनों ESXi होस्ट है ना वो एक ही शेयर स्टोरेज से अटैच है। अभी हम नाम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ESXi 1 की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे अपने पास ESXi 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 डिफरेंट ESXi होस्ट हैं अपने पास। और मान लीजिए आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की ESXi 1 के ऊपर, ठीक है ना। ESXi 1 की मदद से आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई और उसकी जो हार्ड डिस्क है ना, वो हार्ड डिस्क आपने सेव कर ली, शेयर स्टोरेज से अटैच हुआ है। अब आपका जो वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की थी उसकी फाइल जो यहाँ पे है, कंटेनर जो ये वर्चुअल मशीन हार्डवेयर रैम और CPU का इस्तेमाल कर रहा है ESXi 1 का। लेकिन अगर आप इस VM को दूसरे ESXi पे एक्सेस कराना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, इस VM को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ESXi 2 पे, बट आपके पास कोई vCenter सर्वर नहीं है, ना vMotion सर्विस है,
ना एसबी मोशन सर्विस है जिसके थ्रू आप माइग्रेट करेंगे। तो आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक करेंगे, रजिस्टर बीएम का क्लिक करेंगे और ये जो स्टोरेज है ना इसको आप असाइन कर देंगे ESXi 2 पे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे ESXi 1 पे थी ना, वो ऑटोमेटिक आपकी ESXi 2 पे मूव करने लगेगी। इसके लिए जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जस्ट एक VMX फाइल होती है, .vmx की फाइल होती है, उस फाइल पर डबल क्लिक करना है और रजिस्टर कर देना है आपको ESXi के अंदर जाके। तो इसका भी प्रैक्टिकल चेक कर लेंगे, बट अभी हमारा मोटो है कि हम एक फ्रेश वर्चुअल मशीन बनाएं और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर OS को इंस्टॉल करें। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया विंडोज़ 7 का नाम मेंशन कर दिया क्योंकि हम विंडोज 7 क्लाइंट बनाना चाहते हैं। ये कंपेटेबिलिटी है ESXi 6.5 पे। यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपने पास मॉडल नंबर है, यू कैन से दैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। आप डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये स्टोरेज अभी अपने पास केवल लोकल स्टोरेज है, अभी अपने पास कोई शेयर स्टोरेज अटैच नहीं है, सिर्फ हम लोकल स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो ये लोकल स्टोरेज है और इसको हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज 7 को जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो हार्ड डिस्क और रैम को पिक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वही सेम प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे रैम भी बदल रहे हैं और इसको जो हार्ड डिस्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जस्ट 12 GB 12 GB की हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफ है इसके लिए। टोटल आपके पास स्पेस 26.74 GB है, जिसमें से हम 12 GB असाइन कर रहे हैं अपने विंडोज 7 के लिए। ये लोकेशन है और उस लोकेशन के जस्ट नीचे आप देखो थिन प्रोविजन, थिक प्रोविजन, लेजी और थिक प्रोविजन ईगर है। ये 3 मेथड हैं जो आप अपनी वर्चुअल मशीन के हार्ड डिस्क को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट समझते हैं। थिन प्रोविजन क्या करता है ना, थिन प्रोविजन एक तरीके का बलूनिंग की तरह काम करता है। मतलब आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे। ये अपने पास ESXi है और ये आपने वर्चुअल मशीन प्लान किया है। ठीक है, और आपका जो ESXi होस्ट है ना वो एक शेयर स्टोरेज से अटैच है। तो इंफ्रा कुछ ऐसा है आपके पास, ESXi होस्ट हो गया, ये VM जो हम प्लान कर रहे हैं क्रिएट करने का, और ये आपके पास शेयर स्टोरेज है। स्टोरेज की कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं यहाँ पे 100 TB का स्टोरेज है अपने पास। ठीक है, अब आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय हमें 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट कि कौन से ऑप्शन को हम सेलेक्ट करना चाहिए हमें। तो अगर आप थिन प्रोविजन सेलेक्ट करते हैं और आप अपनी वर्चुअल स्टोरेज में से, शेयर स्टोरेज में से आप अपने VM को देना चाहते हो 500 GB का स्पेस। ठीक है, आप यहाँ से 500 GB का स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हो अपने वर्चुअल मशीन के लिए। ठीक है, और आपने क्या सेलेक्ट किया, थिन प्रोविजन। सो जब आप थिन प्रोविजन सेलेक्ट करते हैं ना और आपने कितना स्पेस दिया 500 GB, लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम है, उसने सिर्फ और सिर्फ 15 GB का इस्तेमाल किया है। मीन्स जो एक्चुअल डेटा आपकी वर्चुअल मशीन ने कंटेन कर रखा है, जो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज है जो कंज्यूम हुआ है आपकी वर्चुअल मशीन के थ्रू, वो सिर्फ 15 GB है। तो जो 500 GB है उसमें से आपका जो कंज्यूम स्पेस होगा वो सिर्फ 15 होगा। बाकी की 485 GB का इस्तेमाल आप दूसरी VM को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डेटा बढ़ाते जाएंगे आपके स्पेस का साइज वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर रखा है 500 GB का, तो वो मैक्सिमम 500 तक जाएगा, लेकिन कंजप्शन उतना ही होगा जितना आप डेटा रखोगे। ये थिन का वर्क होता है। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो है थिन प्रोविजन को ही प्रीफर करते हैं। अगला ऑप्शन अपने पास है थिक लेजी का और थिक ईगर्ड का। यहाँ पे थिक प्रोविजन लेजी और थिक प्रोविजन ईगरली। तो लेजी क्या है, लेजी के केस में क्या होता है, पहली चीज़ तो अगर हम थिक की बात करें, सिर्फ थिक की बात करें, तो थिक के केस में अगर आपने 500 GB स्पेस सेलेक्ट किया ना तो वो 500 GB पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। डेटा हमने भले ही 15 GB का रखा है, लेकिन जो पूरा स्पेस होगा वो 500 GB का कंज्यूम हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट आप उस 500 GB को किसी दूसरे सिस्टम के साथ, वर्चुअल मशीन के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो ऑलरेडी 500 GB असाइन करके कंज्यूम कर रखा है बैकएंड में जो शेयर स्टोरेज है। भले से डेटा कुछ भी नहीं है उसमें, 15 GB 20 GB के आसपास है, लेकिन जो कंजप्शन होगा वो पूरा का पूरा 500 GB होगा।
डिस्कस करते हैं थोड़ा सा लेजी के बारे में। तो लेजी क्या होता है कि जब आप अपने हार्ड डिस्क को, वर्चुअल हार्ड डिस्क को चूज करते हो लेजी ऑप्शन, तो आपकी जो स्पेस आपका कंज्यूम, जो स्पेस असाइन हुआ है वर्चुअल मशीन पे, वो अनफॉर्मेटेड रहता है। जितना आप डेटा रखेंगे उतना ही फॉर्मेट होगा, और दैट इज़ वाई कि इस लेजी की जो स्पीड रहती है वो स्लो रहती है इन कंपेयर ऑफ अदर। प्लस इस पे आप फॉल्ट टॉलरेंस सपोर्ट नहीं होगा। अगर आप हार्ड डिस्क को, अपनी वर्चुअल मशीन को थिक लेजी सेलेक्ट किया है, तो उस वीएम में एफटी फॉल्ट टॉलरेंस सपोर्ट नहीं करेगा प्रैक्टिकली। ना ही आप माइग्रेशन कर सकते हैं फ्रॉम लोकल टू क्लाउड। आप अपनी वीएम का अगर माइग्रेशन करना चाहते हो लोकल इन्वायरमेंट से क्लाउड पे, तो वो भी नहीं सपोर्ट करेगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस है आपके लेजी में। थिक ईगर की बात करें तो ईगर में क्या होता है कि स्पीड लेजी से फास्ट रहती है, और उस पर फॉल्ट टॉलरेंस भी सपोर्ट करता है और माइग्रेशन भी सपोर्ट करता है। थिन में तो करता ही है, साथ ही साथ ईगर में भी आप माइग्रेट कर सकते हो, और यू कैन से दैट कि आप उस पर फॉल्ट टॉलरेंस भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, थिक लेजी, थिक प्रोविजन, और ईगर और लेजी और थिन प्रोविजन के बारे में। तो अभी हम जो वीएम क्रिएट करना चाहते हैं वो थिन प्रोसीड करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो थिन का ही इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट करते हैं अनफिनिश। हमने सक्सेसफुली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली। अब वर्चुअल मशीन के आइकन पे देखें तो ये विंडोज 7 ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लिक करो इसको, विंडोज 7 को, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है टर्न ऑन का। आप एक्शन पे भी क्लिक करेंगे तब भी आपको टर्न ऑन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। पावर में जाके आप इसको टर्न ऑन कर देंगे। लेकिन वीएम तो क्रिएट की हमने अभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल नहीं किया, राइट? वीएम हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, बट हमने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल प्रोवाइड करनी है। क्लियर? तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे। डन, ये टर्न ऑन हो रही है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, तो आप इसको अनदर विजार्ड में, जैसे अगर हम बात करें तो कंसोल में जाकर के ना, आप इसको दूसरे विजार्ड में भी ओपन कर सकते हैं। वेब क्लाइंट का यही फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली इसके मल्टीपल विजार्ड ओपन कर पाएंगे, जो vSphere क्लाइंट में नहीं था, क्योंकि vSphere क्लाइंट में आप टूल इस्तेमाल करते हो तो एट ए टाइम एक ही विजार्ड ओपन होगा। अब आप यहाँ पे देखो तो DHCP बूटिंग, क्योंकि OS ही नहीं है, ना ही आपने असाइन किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं इसमें OS कैसे माउंट करते हैं। तो OS माउंट करने के पहले मैं अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा देता हूँ इसमें, ठीक है ना, जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट करके रखे हैं। आप OS इंस्टॉल करने के लिए सबसे अच्छा फंडा है कि आप एक्शन पे जाओ और एडिट सेटिंग पे जाओ। एडिट सेटिंग पे जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एक CD एंड DVD का ऑप्शन है, तो आप CD DVD पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट डिवाइस, ठीक है ना, कनेक्ट एट पावर ऑन, कोई इशू नहीं। अब देखो यहाँ होस्ट डिवाइस है, और दूसरा है डेटा स्टोर ISO फाइल। तो होस्ट डिवाइस इन द सेंस कि अगर आप पेन ड्राइव से इंस्टॉल करना चाहते हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से इंस्टॉल करना चाहते हो, या CD या DVD आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप होस्ट डिवाइस का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप डेटा सेंटर में ISO इमेज अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने माउंट कर रखा है, ये अपने पास हो गई एक सर्वर 2012 की, ये विंडोज XP की, तो आपको जो भी OS इंस्टॉल करना है ना, यहाँ पे पहले अपलोड करना पड़ेगा उसकी ISO इमेज। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपके लोकल मशीन से जोड़ देगा। तो लोकल सिस्टम से जोड़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहाँ पे भी आपने OS की इंफॉर्मेशन रख रखी है, जहाँ पे भी ISO इमेज है, जैसे हमने OS इमेज में सभी ISO इमेज रख रखी है, तो ये आपका 2.5 गीग टोटल साइज है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन कर देंगे। इससे क्या होगा, ये आपके ISO इमेज को आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या आपकी मशीन से अपलोड कर देगा डेटा स्टोर में, और उस डेटा स्टोर में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपके पास OS है सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद सेव कर लेना है, एंड देन अपनी VM को रीस्टार्ट कर देना है। जो भी अपने पास वर्चुअल मशीन है, आप इस पर एंटर करके प्रेस करेंगे तभी ये बूट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने XP जानबूझ के सेलेक्ट किया है कि एटलीस्ट
हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि ओएस कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर हम सभी को आता है, 7 कैसे इंस्टॉल करना है, 10 कैसे इंस्टॉल करना है, सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, वी नो दैट। हमारा मोटो यहाँ पे ये है सिर्फ कि हम आईएसओ इमेज को कैसे माउंट करते हैं वर्चुअल मशीन में, दैट्स इट। तो गाइज ये तीसरी क्लास की डिटेल हुई, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो थोड़ा थोड़ा चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ताकि आपको जितने भी वीडियोस अपलोड हों यूट्यूब चैनल पे, उनके प्रैक्टिकल और थेटिकल पार्ट आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट होते जाएं। और आप वो जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगी वैसे वैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम रहे नई क्लास में होने वाली चीज़ों को समझ सके आप। तो गाइज ये अपने पास पूरा एजेंडा था, ये अपने पास पूरा टॉपिक था। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो गाइज फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट या क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम तुरंत के तुरंत कोशिश करेंगे आधे घंटे के अंदर आपके कमेंट को रिप्लाई करें, और जो भी प्रॉब्लम या क्वेरीज हैं हम उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर गाइस, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं कल की क्लास में और कुछ अनदर करते हैं, दूसरे कंटेंट पे बात करेंगे, क्योंककि हमारा मोटो है कि नेक्स्ट एक महीने में हम अपने पूरे कंटेंट को क्लियर करें, ताकि आपको वर्चुअल इंजीनियर बना सकें, आप अपने अच्छे से वर्चुअलाइजेशन में तैयारी करें और कोई भी वर्चुअलाइजेशन का इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय।